वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का एक और पेपर। एंड ये आपका हम सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इको के लिए आपके लिए एक और पेपर डिस्कस किया था। 3 घंटे आपके पास रहते हैं इस पेपर के लिए एंड 80 नंबर का ये पेपर होता है आपका पूरा। इसके निर्देश अगर देखें, इंस्ट्रक्शन जिन बच्चों को नहीं पता है, इसका इंस्ट्रक्शन जो है बाकी पेपरों से बहुत अलग है। अगर आप देखेंगे इको के अंदर आपकी जो है 2 किताबें हैं। सेक्शन ए के अंदर एक किताब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड सेक्शन बी के अंदर दूसरी किताब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड ये अगर आप पैटर्न देख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो 10 तो आपके जो है सेक्शन ए में होंगे और 10 आपके सेक्शन बी में होंगे। ऐसे बटा हुआ ये इस प्रश्न पत्र में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक 3 अंक के हैं। तो 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे एंड इस तरह से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखिए 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका जो है 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे हैं। तो 3 इसमें आ जाएंगे, 3 इसमें आ जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। एंड आगे देखिए हम जो यहाँ पे बताया हुआ है, इस प्रश्न में 6-6 अंकों के 4 क्वेश्चन भी है। तो 6-6 अंकों के 4 क्वेश्चन 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। एंड टोटल जो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर 34 हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में होंगे कि पहली किताब से पूछे जाएंगे, जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। एंड दूसरी किताब जो है वैशिष्ट अर्थशास्त्र, इससे 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पेपर का पैटर्न है। आई होप कि आपको पहले से पता हो, नहीं पता हो तो मैंने बता दिया है। बाकी जो बच्चे नए हैं इनको ध्यान से समझना है आपको। एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, जैसे सेक्शन ए स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन बी में रहेगा। एंड यहाँ पे पेपर बताया गया है कि क्या पैटर्न रहेगा पेपर का। ठीक है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे आपके। 6 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा। एंड 6 मार्क्स के जो है आपके 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पैटर्न है इंग्लिश मीडियम में। यहाँ से आपका सेक्शन है स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए के अंदर आपके टोटल 17 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होती है जब, तो प्रतिदर्श विधि उपयोग की जाती है जब क्या होता है, समष्टि शिक्षित हो, आंकड़ों की मौलिकता की उच्च मात्रा आवश्यक हो, अनुसंधान का क्षेत्र बहुत छोटा हो या अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो। अनुसंधान का मतलब है रिसर्च का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा हो। तो अगर हम देखें प्रतिदर्श विधि क्या है, जिसके अंदर रिसर्च का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा डेटा का क्षेत्र होता है, इसके अंदर यूज किया जाता है प्रतिदर्श विधि को। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे जनगणना, जनगणना जो है अगर आप देखेंगे जनगणना को, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है जिसमें हम जनगणना करते हैं पूरे देश का, और बहुत स्तर पे होता है। जैसे लिंग साक्षर जो है पॉपुलेशन बहुत स्तर पे होता है, तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है होता है। एंड प्रतिदर्श विधि का उपयोग किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। सैम्पलिंग मेथड इज एप्रोप्रिएट व्हेन द एरिया ऑफ रिसर्च शुड बी वेरी लार्ज हो तब। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अनुसंधान विधि निम्न में से उपयुक्त नहीं है यदि अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, आंकड़ों की उच्च मौलिकता की आवश्यकता हो या आंकड़ों को गुप्त रखना हो। तो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि निम्न में से उपयुक्त नहीं है जब अनुसंधान का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होता है, तब इसका यूज नहीं किया जाता। बल्कि अभी हमने ऊपर वाला देखा प्रतिदर्श विधि, इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका नहीं है बोला गया, ध्यान से आपको समझना है। अनुसंधान का क्षेत्र यानी रिसर्च का क्षेत्र जो है बहुत लार्ज ना हो। इंग्लिश मीडियम में देखें, इंडिविजुअल रिसर्च मेथड इज नॉट सुटेबल इफ द एरिया ऑफ रिसर्च शुड बी वेरी लार्ज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है, यदि एक परिवार की आय 50% भोजन पर खर्च करता है तो इसके एक पर छात्र में दिखाने के लिए कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। तो कितना कोण बढ़ेगा, अगर हम मान लेते ये है तो 360 डिग्री का ये होता है टोटल कोण इसका। एंड इसको हम आधा कर देते तो 180 हो जाता है ये, एंड ऊपर वाला 180। अगर हम देखिए तो 50% अगर ये खर्च कर रहे हैं यानी आधा भाग, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम अगर 4 भागों में डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री के हो जाते, बट इन्होंने 50% बोला था। अगर यहीं पे 25% होता तो राइट आंसर आपका जो है ये ऑप्शन सी होता। बाकी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, इफ अ फैमिली स्पेंड्स 50% ऑफ इट्स इनकम ऑन फूड देन हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ एंगल्स विल बी फॉर्म्ड टू शो दिस इन अ per star
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन बी 180 डिग्री जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा किए जा सकते हैं उनके मूल स्रोत से, एजेंसी से, वेबसाइट से, एनएसएस से। अगर हम देखें किसी के प्राथमिक आंकड़े अगर हमें इकट्ठे करने हैं तो उनके मूल स्रोत से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उससे इकट्ठा किए जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखें, प्राइमरी डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल सोर्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। भारत की जनगणना विभाग द्वारा इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो भारत के अंदर वैसे तो अभी जनगणना हुई नहीं, हर 10 साल पे होता है, जैसे 2021 के अंदर होने वाला था, बट कोविड की वजह से जनगणना हो ही नहीं पाई। एंड हर एक 10 साल पे होता है हमारे यहाँ जनगणना, और आंकड़े दिए जाते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, साक्षर से रिलेटेड, बहुत तरह के हमें आंकड़े मिलते हैं। इस बार तो नहीं हुआ है, तो हम 2011 का जो डाटा रहता है, क्योंकि इससे पहले 2011 में हुआ था, इससे पहले का मतलब है कि अभी हुआ ही नहीं, पहले जो हुआ था 2011 में उसका डेटा यूज किया जाता है। बाकी देखते हैं कब होता है 2011 के बाद जनगणना, अभी तो दिख नहीं रहा होते हुए। भारत की जनगणना विभाग द्वारा इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे प्रतिदर्श विधि, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, प्रतिदर्श विधि, जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र में जो है डेटा इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन है द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वें को, अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड बाय द सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका जो है सैंपलिंग मेथड, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभों के शीर्षक कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभों के शीर्षक कहलाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है शीर्षक, पंक्ति शीर्षक, उपशीर्षक या उपरोक्त ए और बी दोनों। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, उपशीर्षक, जिसे कैप्शन भी कहते हैं। तो कैप्शन या उपशीर्षक इसका राइट आंसर होगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, आर कॉल्ड द हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम। तो यहाँ पे जो है सब टाइटल, ऑप्शन जो सी है, ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। भारत की जनगणना के आंकड़े किससे संबंधित होते हैं, उद्योग, राष्ट्रीय आय, कृषि या जनांकिकीय। अगर हम देखें इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, जनांकिकीय, इससे संबंधित भारत की जनगणना के आंकड़े होते हैं। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट आर द सेंसस डाटा ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक ग्राफिक, ऑप्शन जो डी है वो निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आते, वस्तु की पूर्ति संबंधित है बिक्री के लिए उपलब्ध स्टॉक की मात्रा, गोदाम में कुल स्टॉक की मात्रा, वस्तु का वास्तविक उत्पादन या समय के किसी बिंदु पर वस्तु की वह विभिन्न मात्राएं जो विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत है। तो वस्तु की पूर्ति किससे संबंधित है, अगर हम देखें ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड ये आपका जो है अगर हम देखें समय के किसी बिंदु पर वस्तु की वह विभिन्न मात्राएं जो विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत है, ये आपका जो है राइट आंसर मुझे ऑप्शन घ लगता है इसका। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए ऑप्शन घ इसका सही है क्या। वस्तु की पूर्ति किससे संबंधित है, तो समय के किसी बिंदु पर वस्तु की वह विभिन्न मात्राएं जो विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत है, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन घ ही राइट होगा इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 8वें को अगर हम देखें, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8वां है वो दो बार आ गया है, ठीक है, लिख गया है। एंड इस क्वेश्चन को हम आगे चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शायद ना इसमें एक क्वेश्चन ज्यादा ले लिया, एक एमसीक्यू ज्यादा ले लिया, इसके अंदर 10 लेने थे तो यहाँ पे हमने 8 दो बार लिख दिया। चलिए आगे की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 8वें को अगर हम देखें, दूसरा 8वां है, सांख्यिकी सरोकार रखती है केवल एक संख्या से, केवल गुणात्मक आंकड़ों से, संख्यात्मक तथ्यों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सांख्यिकी क्या है, सरोकार किससे रखती है, वो है संख्यात्मक तथ्यों से। ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, डेटा से संबंध रखती है। इंग्लिश मीडियम में देखें, स्टैटिक्स इज कंसर्न विद किसके साथ, तो फ्रॉम नंबरिकल फैक्ट, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9वां पूछा गया है, मोस्ट इन इंडिया वियर्स टू नंबर 7, दिस रिफ्लेक्ट विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल जो है टेंडेंसी। यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं दिया गया, इंग्लिश में ही दे दिया गया। एंड इसको अगर हम देख ले तो यहाँ पे मोस्ट मैन इन इंडिया वियर, जो अगर ज्यादातर लोगों को देखते हैं इंडिया में तो 7 नंबर के जो है जूते पहनते हैं। दिस रिफ्लेक्ट यानी क्या दिखाता है ये आपको बताना है। तो मीन
मीडियन या जो है पॉलीमेर या डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें दिखाता है कि बहुत सारे जो है लोग हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका राइट आंसर, इसका आपका जो है ऑप्शन बी, मुझे ऐसा लगता है ये इसका राइट आंसर होगा, मीडियन। ठीक है, ज्यादातर लोग इसे पहनते हैं जिसको हम बहुलक बोलते हैं हिंदी में, बहुलक बहुत ज्यादा लोग पहनते हैं। तो इसमें निकल कर आ जाएगा कि ये इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। इसी को 10वें को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10वें को, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है, सांख्यिकी केवल गुणात्मक तथ्यों से सरोकार रखती है, सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत के रूप में सत्य होते हैं, सांख्यिकी आंकड़ों को परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने में उपयोग किया जा सकता है। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो ये आपका जो निकल कर आ जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, हाँ यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका, ठीक है, इसका अगर हम देखें तो राइट आंसर जो है, हाँ, सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ग इसका जो है सत्य नहीं होगा। ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 10वें का ये हो जाएगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? तो द कंक्लूजन ऑफ स्टैटिक्स आर ट्रू ऑन एवरेज। यहाँ पे हमेशा सत्य नहीं होता, बस अंदाजा लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये 10 रहेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, 8 दो बार आ गया इसमें। एंड ये आपका पूरा सेक्शन जो ए है उसके अंदर 10 क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे। सेक्शन ए के अंदर ही अब आगे चलते हम, जो क्वेश्चन पूछे गए 11वां क्वेश्चन है, जैसे सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं लिखनी है। तो सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं क्या रहती है? सांख्यिकी व्यक्तिगत का अध्ययन नहीं करती, यानी व्यक्तिगत अध्ययन सांख्यिकी के अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है, ये केवल समग्र तथ्यों का अध्ययन करती है। तो ये इसकी सीमा है। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, तो सांख्यिकी केवल संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जा सकती है। यह गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, केवल मात्रात्मक या संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। तो ये एक सीमाएं है, तो सीमाओं को आप कमियां भी कह सकते हैं। आगे देखें, सांख्यिकी केवल औसतन आंकड़ों पर परिणाम जो है देती है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह अवलोकनों में त्रुटि रहित नहीं है, इसकी वैधता सदैव नहीं रहती, ये केवल जो है कुछ सीमित दशाओं में ही वैध होती है। हाँ, अगर हमारे पास कोई ऐसे डेटा आते हैं ना, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, मान लेते हैं कि 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ समय बाद क्या है, बदलती रहती है। तो ये क्या है, जो परिणाम देती है वो एक तो बिल्कुल सटीक नहीं होगा, बस हो सकता है वाला ऐसा यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, ठीक है। एंड आगे देखिए, केवल अनुभवी एवं प्रशिक्षित ही इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं, यानी जो पढ़े लिखे जो वर्ग है वही इसका सही से यूज कर सकते हैं, अन्यथा इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। सांख्यिकी केवल, अगर आप देखते होंगे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फेमस रहता है आज के समय में, ट्रेडिंग करना, तो क्या है इसमें, क्या है, प्रशिक्षित और अनुभवी जो लोग होते हैं वो इसका यूज करके जो है पैसा कमाते हैं। अगर इसका यूज कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो उसके परिणाम गलत हो जाते हैं। सांख्यिकी के लिए आंकड़ों में एक रूपता व समरूपता की अति आवश्यक है, तभी इनको तुलनात्मक बनाया जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपका जो सांख्यिकी है उसकी 3 सीमाएं, ठीक है। आगे चले, इसी को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप, राइट एनी 3 जो है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, स्टैटिक्स डज नॉट स्टडी द इंडिविजुअल्स, ये आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक्स स्टडीज ओनली जो है क्वांटिटेटिव फैक्ट हो गया आपका। स्टैटिक्स गिव रिजल्ट ओनली ऑन एवरेज डाटा। तो ये इसके पॉइंट्स है, आप इन्हें एक्सप्लेन देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां जो दिया हुआ है वो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे केस दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यदि हमें निम्न सूचनाओं को एक पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको। एंड यहाँ पे व्यय की मद और व्यय का प्रतिशत यहाँ पे बताया हुआ है, यानी सामान क्या है, जैसे श्रम, ईंटें, लोहा, सीमेंट, टिम्बर, सुपरविजन या देखरेख आप इसे कह सकते हैं। अगर हम देखें तो इसको हम अगर एक पाई चार्ट के अंदर बनाए, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक सर्कल, यही है पूरा पाई चार्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको डेटा देना है, जैसे हम इसको कई भागों में बांट देते हैं, जैसे ये कितना बन गया 180 180, अब कितना बन गया 90 90, अब और काट देते हैं हम, ये कितना बन गया 45 45, ठीक है। हमने इसे 45 45 के एंगल में बांट दिया है, डिग्री में। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो श्रम की बात की गई है 27%, तो आपको और इसे कट करना पड़ेगा, 27% पे करना पड़ेगा श्रम के लिए। ईंटों का अगर हम देखें तो इसको भी बांटना पड़ेगा आपको, लोहे का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, आइए नीचे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, लोहा पर वेब दर्शाने वाले कोण की डिग्री क्या होगी? तो अगर हम देखें, लोहा अगर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है लोहा 15%, एंड इसका कोण क्या होगा, तो आपको 300 जो आपका निकल कर आता है 360 पूरा का पूरा,
एंड इसको अगर हम देखें तो लोहे को बताया गया है कि जो 15%, अगर इसमें से हम जो है 360 में से एक 15.4% जो अगर हम देते हैं हिस्सा, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको बताना है, जैसे ये 45 अभी ये डिग्री है, ठीक है, इसमें ज्यादा होगा तो आपको इसे और काटना है, इसको 15.4% पे लेके आना है एंड उसमें जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा वो बताना है आपको। मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 55.44 डिग्री का जो है कोण बनेगा। आप इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। आगे देखें, सीमेंट तथा ईंट पर वेव दर्शाने वाले कोण की डिग्री क्या होगी। तो सीमेंट और ईंट की बात की है, तो सीमेंट की अगर हम देखें तो ये कितना है 15.9% एंड यहाँ पे ईंट कितना है 12.9%। तो ये आपका टोटल अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 15 और 12 यहाँ पे करीब जो है 28 पॉइंट आपका 8 आ जाएगा। 28 पॉइंट जो 8 है, इस ये जो आपका परसेंट है, इतने में कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो आपको बताना है। तो ये आपका 103.680 का कोण बनाएगा एंड श्रम एवं सुपरविजन पर वेब दर्शाने वाले डिग्री का कोण क्या होगा, तो 155.880 का कोण बनाएगा। तो ऐसे ही आपको इसे बताना होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दोबारा समझा देता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं कि ये है पूरा का पूरा एक 360 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता लोहे के बारे में और लोहा दिया होता यहाँ पे 50%, सॉरी यहाँ पे 50% दिया रहता, तो कितने डिग्री का कोण बनाता यहाँ पे ये, तो 360 का आधा कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ पे आता। ऐसी यहाँ पे दिया हुआ है, ये कम कम दिया हुआ है, इसको आपको स्केल या जो आपका डी रहता है उसकी मदद से आप इसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, यही वो क्वेश्चन है। एंड इफ वी हैव टू डिस्प्ले द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पाई चार्ट देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं एंड परसेंटेज दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द एंगल शोइंग जो है एक्सपेंडिचर ऑन आयरन, तो यहाँ पे 55.44 यहाँ पे बताया हुआ है। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द एंगल शोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट एंड ब्रिक्स का यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे 103 यानी 103.680। आगे देखिए थर्ड, तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द एंगल शोइंग एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड जो है सुपरविजन, तो 155.880 यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये केस स्टडी वाला था। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13वां, प्राथमिक आंकड़े तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करना है। तो प्राथमिक आंकड़ों के बारे में पहले आप बताइए। आंकड़े अन्वेषक द्वारा अपने उद्देश्य के अनुरूप पहली बार एकत्र किए जाते हैं, यानी सबसे पहले आंकड़े जो है इकट्ठे किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ये मौलिक होते हैं क्योंकि ये मूल स्रोत से जो है लिए जाते हैं। अभी हमने देखा भी था एमसीक्यू में, मौलिक आंकड़े होते हैं ये। समय, धन और प्रयत्न के संदर्भ में इनकी लागत ज्यादा आती है क्योंकि ये पहली बार किया जाता है। तो इसमें समय हो गया, आपका धन हो गया और जो प्रयत्न हो गया यानी काम हो गया, बहुत ज्यादा लागत आती है इसके अंदर। उदाहरण के लिए देख ले तो अन्वेषक द्वारा 11वीं कक्षा में अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के प्राप्तांक की सूची तैयार करना, ये इसका एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। द्वितीयक आंकड़े देखें तो वे आंकड़े जो पहले से ही उपलब्ध है उनको अब से पहले किसी नए जो है किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकत्र किया गया। यानी हमें डेटा हमारे पास पहले से है, अब हम उससे जो निकालकर दूसरा डेटा बनाना चाहते तो वो द्वितीय आंकड़े में आ जाते हैं। ये मौलिक नहीं होते क्योंकि ये पहले से ही किसी प्रकाशित या अन्य किसी स्रोत से लिया गया होता है। समय, धन और प्रयत्न के संदर्भ में ये सस्ते और कम लागत होते हैं। जैसे कि अगर हम देख ले तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर कितने देश है तो पहले से काउंट हो रखे हैं। अब इससे हम निकाल लेते हैं कि कौन सा देश सबसे ऊपर आता है, तो उसमें से टॉप 10 कंट्रीज निकाल ले जो अमीर देश है। तो हम इजिली यानी प्राथमिक आंकड़े तो हमारे पास है कि 200 देश है, बट उसके अंदर से भी हमने द्वितीयक आंकड़े ये कहा जाएगा हमने 10 देशों की लिस्ट बनाई है जो सबसे ऊपर आते हैं। तो एक तरह से ये कहेंगे आप समय, धन और प्रयत्न संदर्भ में ये बहुत सस्ते और कम लागत वाले होते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा पहले से ही रहता है। उदाहरण, अन्वेषक कक्षा के विद्यार्थियों की अर्थशास्त्र विषय की प्राप्तांक की सूची को कक्षा अध्यापक से प्राप्त करना, ये हो सकता है। तो ये हो जाएगा द्वितीयक आंकड़े। पहले तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो बताया गया इन्होंने पहले तो बच्चों से लिया, ठीक है, बच्चों की जो भी डेटा था उसकी सूची तैयार करी। अब सूची तैयार कर लिया टीचर ने, तो अब टीचर से किसी और ने ले लिया, तो द्वितीयक आंकड़े में आ जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा यहाँ पे बताया हुआ है, डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। They are original because they are taken from the original source. They cost more in terms of time, money and effort.
एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट इन क्लास 11th बाय द रिसर्चर्स। एंड यहाँ पे सेकेंडरी डाटा बताया हुआ है, डाटा इज द ऑलरेडी अवेलेबल वाज कलेक्टेड बिफोर टू सर्व सम अदर पर्पस, these are not original because they are already published or taken from some other source, they are cheap or low cost in terms of time, money and effort। examples के लिए investigated to get the list of marks obtained by class 11th student in economics subject from the class teacher। तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14वां, उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना के पद, आपको रचना के पद बताने। तो यहाँ पे उपभोक्ता कीमत सूचकांक को जीवन निर्वाह लागत सूचकांक भी कहा जाता है। इसकी रचना के पद अगर हम देखें तो उपभोक्ता वर्ग का चुनाव यानी सीपीआई की रचना से पूर्व यह तय करना आवश्यक है कि सूचकांक किस उपभोक्ता वर्ग के लिए बनाया जा रहा है, औद्योगिक कर्मचारियों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए आदि। फिर अगर हम देखें पारिवारिक बजट की जानकारी, अगला पॉइंट है उपभोक्ता वर्ग का चुनाव करने के पश्चात चुने हुए परिवारों के बजट संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, अर्थात वे किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कितनी कितनी मात्रा में करते हैं और उनका मूल्य क्या है। आधार वर्ष का फिर चुनाव किया जाता है, इसके पश्चात आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है कि यह सामान्य वर्ष होना चाहिए। कीमतों के विषयों में जानकारी, इसके पश्चात चयन की गई वस्तुओं और सेवाओं की फुटकर कीमतें संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। भारांकन यानी इसके पश्चात चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं के उनके महत्व के अनुसार यानी भार दिया जाता है, यानी महत्व के अनुसार जो उसको बांटा जाता है। विधि का चुनाव, अंत में यह निश्चित किया जाता है कि सीपीआई निर्धारण हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाए। तो ये है आपका जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है उसकी रचना के पद। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कैटेगरी हो गया, फैमिली बजट हो गया, इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली बजट, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस, वेटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ मेथड। ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में आप देख रहे हैं इस तरह से। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां है दंड आरेख एवं आयत चित्र में अंतर स्पष्ट करना है। तो आयत चित्र और दंड आरेख में आपको तुलना करना है। तो आयत चित्र की बात करें, आयत चित्र एवं दंड चार्ट एक जैसे दिखाई देते हैं परंतु उनमें निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। दो आयत चित्र के बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता, जबकि दंड चार्ट में दो दंडों के बीच खाली जगह होती है। यद्यपि दंड चार्ट में सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होती है, ये दंड चार्ट की बात की गई है, सभी दंडों की चौड़ाई जो है यहाँ पे बराबर होती है, परंतु इनकी ऊंचाई की तरह इनकी चौड़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती, जबकि आयत चित्र में ऊंचाई की तरह चौड़ाई भी महत्वपूर्ण होती है। दंड चार्ट व्यक्तिगत एवं सतत दोनों ही तरह की श्रृंखला में बनाया जा सकता है, जबकि आयतित चित्र जो है केवल सतत श्रृंखला में ही बनाया जाता है। तो ये है दंड चित्र और आयत चित्र के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। दंड आरेख जिसे आप कह सकते हैं उसके बारे में अंतर। इंग्लिश मीडियम में देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट्स, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है जनगणना एवं प्रतिदर्श विधि में अंतर बताइए। तो जनगणना अगर देखें, जनगणना विधि के अंतर्गत सभी इकाइयां वैशिष्ट्यों को सम्मिलित किया जाता है। चूंकि जनगणना विधि के अंतर्गत सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उच्च स्तर पर परिशुद्धता पाई जाती है। इस विधि में सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह बहुत खर्चीली है, इसमें समय और श्रम भी अधिक लगता है। कुछ परिस्थितियों में संगणना विधि का प्रयोग कठिन होता है या प्रयोग किया ही नहीं जा सकता, जैसे डॉक्टर द्वारा रोगी की खून की जांच, या जहां समग्र की इकाइयां विजातीय होती है, जहां जनगणना विधि की उपयुक्त होती है। जहां अनुसंधान का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से छोटा हो वहां जनगणना विधि उपयुक्त होती है। तो ये आपका हो जाएगा जनगणना विधि के बारे में। एंड यहाँ पे प्रतिदर्श विधि, समष्टि से चयनित किया गया एक छोटा समूह होता है जो समष्टि के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके द्वारा समूह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत केवल प्रतिनिधित्व इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए कम परिशुद्धता होती है। यद्यपि त्रुटियों की पहचान आसानी से करने के पश्चात उन्हें दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो चयनित किया गया एक छोटा समूह होता है इसमें प्रतिदर्श विधि में। आगे देखिए हम, इस विधि में केवल जो है प्रतिनिधित्व इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह विधि कम खर्चीली है। इसमें समय और श्रम भी जो है कम लगता है। जिन परिस्थितियों में संगणना विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां प्रतिदर्श विधि की सहायता से ही सूचनाएं प्राप्त की जाती है। जहां समग्र की इकाइयों सजातीय होती है, वहां प्रतिदर्श विधि ही उपयुक्त होती है। जहां अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा हो, प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होती है।
ठीक है, तो ये हमने एमसीक्यू में भी देखा था, जहां अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा होता है, प्रतिदर्श विधि जो है वहां पे उपयुक्त होती है। ये हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखेंगे डिफरेंटेटिव बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग, यहाँ पे बताया हुआ है, तो यहाँ पे आप सेंसस का देख सकते हैं एंड सैंपलिंग मेथड दोनों ही बताया गया है। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हम आते हैं अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्माण के पद क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उसके निर्माण के पद आपको बताना है। तो उपभोक्ता की श्रेणी के चयन अगर हम देखें तो सर्वप्रथम ये निर्धारित करना कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके लिए तैयार किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों, किसानों, सरकारी कर्मचारियों इत्यादि के किसके लिए। फिर इसके बाद उनके पारिवारिक बजट की सूचना इकट्ठा करनी होती है, जैसे कि वो क्या उपभोग करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत क्या है। ये आपका आ जाएगा। आधार वर्ष का चुनाव, एक तरह से हमने अभी क्वेश्चन देखा था निर्माण के पद या रचना के पद, ये वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। आधार वर्ष का चयन करना, इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि वर्ष साधारण ही, अर्थात जिस वर्ष में कोई असाधारण घटना हुई हो उस वर्ष का आधार वर्ष के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। चयनित वस्तु और सेवाओं के फुटकर कीमतों के आंकड़े उनसे सापेक्षिक क्षेत्र से जहां उपभोक्ताओं ने खरीदारी की है उससे लिया जाना चाहिए। चयनित वस्तुओं और सेवाओं को उनके सापेक्ष महत्ता के अनुसार ही भार या मान दिया जाना चाहिए। अंत में समग्र व्यय विधि या पारिवारिक बजट विधि में से उपयुक्त विधि का चयन किया जाता है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के निर्माण के पद। एंड इंग्लिश मीडियम में व्हाट आर द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन बी है आपका। यहाँ से 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो ये आपकी जो किताब है सेकंड वाली, उसमें क्या चीजें अध्ययन की जाती है। मुद्रापूर्ति, समग्र मांग, एक वस्तु की बाजार मांग या राष्ट्रीय आय। तो अगर हम देखें इसके अंदर क्या हम जो है अध्ययन करते हैं इस किताब के में, तो एक वस्तु की बाजार में क्या मांग है इसका अध्ययन हम इस किताब में हम करते हैं। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इसका अध्ययन करते हैं कि जो एक वस्तु है उसकी बाजार में मांग क्या है। तो ये 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन आपका जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां पूछा गया, निम्न में से कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। रोजगार स्तर, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय या बाजार कीमत का निर्धारण। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो बाजार में जो कीमत का निर्धारण है वो इसमें नहीं पढ़ा जाता है, इसके अंदर समष्टि अर्थशास्त्र में जो है इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर देखें इंग्लिश में ये, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इसके अंदर बाजार कीमत का निर्धारण ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है, इसका अध्ययन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस जो है ऑप्शन डी वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ आते हैं। 20वां क्वेश्चन पूछा गया, एक उपभोक्ता के बजट सेट की संख्या होती है असीमित, लेकिन बजट रेखा के भीतर सीमित उपभोक्ता की आय पर निर्भर, सीमित वस्तु की कीमत पर निर्भर या सीमित वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर। तो एक उपभोक्ता होता कौन है, सबसे पहले आपको ये समझना है, कंज्यूमर, यानी जो सामान उपभोग कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, उसके बजट की सेट संख्या क्या होती है, तो सीमित रहती है। वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर यह निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, द नंबर ऑफ बजट सेट ऑफ अ कंज्यूमर इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिटेड डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम कितनी है उसकी, प्राइस कितना है प्रोडक्ट का, और लिमिटेड रहती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 21वें क्वेश्चन को देखें हम, तो 21वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सी अनधिमान वक्र की विशेषता जो है की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आपकी विशेषता बताई हुई है, जैसे अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, तो ये सही हो जाएगा। उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। अनधिमान वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे अगर देखें इसके राइट आंसर, द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेव
टुवर्ड्स द ओरिजिन, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। 22वें क्वेश्चन की तरफ आए हम, तो 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, यदि जूतों की निर्माता यानी जूते बनाने वाले जितने लोग खरीदना चाहते हैं उससे अधिक तेजी से जूतों का उत्पादन करते तो क्या होगा। कोई अब मान लेते हैं कोई जूते बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, या दुनिया के अंदर या किसी देश के अंदर जूते बनते हैं और लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन जितना खरीदना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा ये जूते बनाते हैं, तो क्या होगा उसका असर। जो कीमतें, एक तो पूर्ति तो होगी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यह अतिरिक्त पूर्ति होगी और कीमतों के गिरने की संभावना है, यह अतिरिक्त पूर्ति होगी और कीमतों के बढ़ने की संभावना है, यह अतिरिक्त मांग होगी और कीमतों के गिरने की संभावना है, यह अतिरिक्त मांग होगी, कीमतों के बढ़ने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे गिरने की, यहाँ पे बढ़ने की है, ऊपर गिरने की है, यहाँ पे बढ़ने की है। अगर हम देखें तो जब कोई भी चीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है तो उसकी कीमत क्या होती है, एक तो कम रहती है, आप सभी को पता होगा। जैसे आप देखें, हमें पानी क्या, अगर भारत के अंदर देखें तो पानी हर जगह मिल जाता है आपको, तो पानी बहुत सस्ता है, वहीं दूसरे देश में क्या है, ये महंगा है। एंड इसका अगर हम आंसर देखें, यह अतिरिक्त पूर्ति होगी, यानी पूर्ति तो होगी, सभी को मिलेगा ये, लेकिन क्या होगा, कीमतें गिर जाएगी उसकी। तो ये आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा बनती है, आप मान के चले, तो उसका एक तरह से जो प्राइस है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। 22वां क्वेश्चन ही इंग्लिश मीडियम में देखे आप, तो कुछ इस तरह से पूछा गया, इफ शू मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस शूज फास्टर देन पीपल वांट टू बाय देम, देन क्या होगा, देयर विल बी एक्सेस सप्लाई, सप्लाई तो एक्सेस होगा, बट प्राइस आर लाइकली टू फॉल, प्राइस जो है वो फॉल करेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे समय के एक बिंदु पर एक विशिष्ट कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की विभिन्न मात्राएं। दूसरा बताया हुआ है, समय के एक बिंदु पर विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की विशिष्ट मात्रा। समय के एक बिंदु पर एक विशिष्ट कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की विशिष्ट मात्रा, या समय के एक बिंदु पर विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की विभिन्न संभव मात्राएं। अगर हम देखें, पूर्ति अनुसूची वह तालिका होती है जो दिखाता है क्या, समय के एक बिंदु पर विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई जो वस्तु है उसकी विभिन्न संभव मात्राएं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, फुलफिलमेंट शेड्यूल इज अ टेबल विच डिस्प्ले, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या दिखाता है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आपका ऑप्शन डी इसका निकलकर राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा गया है, बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें बाजार कीमत क्या होती है, इतनी अधिक होती है कि फर्में जो है उचित लाभ कमा सके, इतनी कम होती है कि उपभोक्ता वह सभी कुछ खरीद सके जो चाहते हैं, उस स्तर पर होती है जहां वस्तु की ना तो कमी होती और ना ही अधिकता, बाजार पूर्ति तथा बाजार मांग के मिलने के बिंदु से थोड़ा सा ऊपर होता है। अगर देखें हम, बाजार संतुलन कब होता है, जब होता है जब वस्तु की ना तो कमी होती है बाजार के अंदर और ना ही ज्यादा अधिकता रहती है। तो ये है बाजार, जिसमें बाजार की कीमत यहाँ पे देखेंगे तय होती है इसी से, एंड यहाँ पे बाजार जो है संतुलन रहता है बाजार में। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच द मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या रहता है, इट इज एट दैट लेवल वेयर देयर इज नेदर स्टोरेज और एक्सेस ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन जो सी है, ना ही वस्तु की कमी होती है और ना ही क्या है वस्तु की अधिकता रहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 25वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां पूछा गया है, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि के कारण क्या होंगे, तो यहाँ पे देखिए संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगा, केवल संतुलन कीमत में वृद्धि होगी तथा संतुलन मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, संतुलन कीमतों में वृद्धि होगी तथा संतुलन मात्रा में कमी होगी, या संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगा। तो किसी वस्तु की मांग में अगर वृद्धि रहती है तो क्या होगा, संतुलन जो कीमत है और संतुलन मात्रा इन दोनों में ही वृद्धि होगी। ठीक है, किसी वस्तु की मांग आप देखते होंगे अचानक से बढ़ जाती है तो क्या है, उसका प्राइस बढ़ने लग जाता है, यानी कीमत संतुलन और संतुलन मात्रा में जो है वृद्धि होने लगेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा।
आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 पूछा गया है जीएसटी वाला है, में वृद्धि के कारण एयर कंडीशन की पूर्ति में समान कीमत पर जो है 20 इकाई से 10 इकाई की जो है कमी हो जाती है। यह स्थिति संबंधित है किससे? तो यहाँ पे बोला गया है जीएसटी में वृद्धि होता है, उसके कारण क्या होता है, एयर कंडीशन में पूर्ति जो है पूर्ति में समान कीमत जो है 20 इकाई से 10 इकाई की जो है कमी हो जाती है। तो ये स्थिति किससे संबंधित है? पूर्ति में विस्तार से, पूर्ति में संकुचलन से, या पूर्ति में वृद्धि से, या पूर्ति में कमी से। तो यहाँ पे देखेंगे पूर्ति में कमी, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 था तो उससे 10 इकाई हो गया है, कमी हो जाती है, तो पूर्ति में कमी हो गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखे, ड्यू टू इंक्रीज इन जीएसटी द सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर reduced from 20 units to 10 units at the same price. This situation is related to due to lack of supply। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 है, निम्न में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है? तो यहाँ पे दिया है भारत की 25% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसे फुल फॉर्म है इसकी। तो में वृद्धि से भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। आय का समान वितरण भारत को निर्धनता मुक्त बना देगा। यह सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर उच्च व्यय समग्र मांग को बढ़ाता है। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो आय का समान वितरण भारत को निर्धनता मुक्त बना देगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखें तो राइट आंसर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल मेक इंडिया जो है पॉवर्टी फ्री। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं, अब ये जो क्वेश्चन देखे आपने, ये 18 से लेकर आपका जो है टोटल 27 तक क्वेश्चन थे, जो कि 10 क्वेश्चन थे एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा 28वें क्वेश्चन नंबर पे जो है आपका कुछ इस तरह से पैसेज दे दिया जाएगा, एंड इससे रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस वाले क्वेश्चन रहेंगे, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के ही पूछे जाएंगे। तो ये आपका केस दे दिया गया, आप इन्हें पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत शब्द का उचित अर्थ क्या होता है? एक अकेला व्यक्ति, एक फर्म, एक संस्थान या संगठन, या एक निर्णय वाली इकाई। अगर हम देखें तो व्यक्तिगत, आप जानते होंगे ये हमारा व्यक्तिगत फैसला है, या ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, बोलते सुना होगा आपने। तो क्या है, एक निर्णय लेने वाली इकाई जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हिंट लेना चाहते तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आंसर मिले ना मिले आपको हिंट जरूर मिल जाएगा कि किस तरह कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी ये आपका इसका राइट आंसर पहले का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए हम तो पूछा गया है, दुर्लभता एक वस्तु की के संबंध में के सीमित होने को दर्शाता है एक वस्तु के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आपूर्ति, एंड यहाँ पे निकल कर आ जाएगा आपका मांग। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ए, दुर्लभता एक वस्तु की आपूर्ति के संबंध में मांग के सीमित होने को दर्शाता है एक वस्तु के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ आए थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो तीसरा पूछा गया है, हर समाज को यह तय करना है कि प्रत्येक संसाधन में कितना है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग करने के लिए। यह एक केंद्रीय समस्या है, यानी हर समाज को यह तय करना है कि जो संसाधन होते हैं उसमें उसका कितना हक रहता है और कितना वो उपयोग कर सकते हैं उनके लिए उपयोग करने के लिए। तो ये केंद्रीय समस्या है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है ये समस्या है, किसके लिए उत्पादन करना है ये समस्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका क्या उत्पादन करना है, ऑप्शन ए ये समस्या है, केंद्रीय समस्या कि उत्पादन करे क्या, ठीक है। उत्पादन का मतलब क्या है, बनाए क्या, वही चीज आ जाएगा। तो ये तीसरा हो जाएगा कुछ इस तरह से। एंड ये आपका केस वाला क्वेश्चन रहेगा 28वां, एंड इंग्लिश मीडियम में नीचे दिया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो देख सकते हैं, ये आपका केस दिया हुआ है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए जैसे नीचे व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द वर्ड जो है इंडिविजुअल दिया हुआ है, तो अ डिसीजन मेकिंग यूनिट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे पूछा गया है रेरिटी इज अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एन आइटम इज रिलेशन टू इट्स, यहाँ पे देखें तो सप्लाई एंड रेफर टू एन ऑब्जेक्ट डिमांड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखें, एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच of each resources it is to use in the
प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस, दिस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट इज प्रोड्यूस, जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। एंड ये केस वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा 28वां। आगे की तरफ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी वस्तु कीमत में परिवर्तन का। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको पैटर्न समझाते वक्त बता दिया था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप पैटर्न को समझ लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कोई वस्तु है उसकी कीमत में बदलाव होता है तो उसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दो तरह के पढ़ सकते हैं। अगर पूर्ति अगर अगर कीमत में गिरावट आई है तो उसका अलग होगा, अगर कीमत बढ़ी है तो उसका अलग होगा। ठीक है, तो वस्तु की कीमत एवं आपूर्ति के सकारात्मक या प्रत्येक संबंध का आकृति की सहायता से वर्णन की कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। तो ये आपको बताना है, दो अलग अलग संभावनाएं रहती है। कोई वस्तु की कीमत अगर गिर जाती है तो उसके परिवर्तन अलग हो जाते हैं। ठीक है, वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कीमत कम हो जाएगी तो पूर्ति भी कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी तो वो भी बढ़ जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन 29वां। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आपको डायग्राम बना के वैसे बताना है, मैंने यहाँ पे आपका डायग्राम नहीं बनाया, आपको डायग्राम बनाकर जो है समझाना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम what effect a change in price of a commodity has on the supply of the commodity. So description of the positive or direct relationship between the price and supply of a commodity with the help of a figure that when price increase supply also increase when and when price decrease supply also decrease। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 30वां। मांग के विस्तार और मांग में वृद्धि के बीच आपको अंतर करना है। तो मांग के विस्तार देखिए अगर हम, तो मांग में विस्तार वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी के कारण होता है, जबकि मांग में वृद्धि जब होता है जब उस वस्तु की कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के कारण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मांग में विस्तार के लिए बताया गया है, मांग में विस्तार कब होता है, जब वस्तु स्वयं की कीमत में कमी के कारण होता है, यानी वस्तु की जो कीमत है खुद की कीमत में क्या है कमी आ रही है तो उसके कारण होता है। लेकिन मांग में अगर वृद्धि देखें हम तब होता है जब उस वस्तु की कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले कारक अन्य कारण हो सकते हैं। एंड आगे देखिए हम, मांग में विस्तार होने पर उपभोक्ता उसी मांग वक्र पर रहता है, जबकि मांग में वृद्धि के समय उपभोक्ता एक नए मांग वक्र पर चला जाता है। तो ये आपका 30वां क्वेश्चन था। एंड इससे इसका इंग्लिश मीडियम में देखें तो डिफरेंटेटिव जो है बोला गया है बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एन एक्सपेंशन इन डिमांड इज कॉज्ड बाय अ फॉल इन द प्राइस of the good itself, while an increase in demand is due to factors other than the price of good that affect demand। तो यहाँ पे अगला पॉइंट बताया हुआ है, when there is an expansion in demand the consumer remains on the same demand curve, whereas when there is an increase in demand the consumer moves to a few demand curve। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, अल्पावधि में टीपी तथा एमपी के व्यवहार की व्याख्या आपको जो उपयुक्त आरेख द्वारा करनी है। बाकी टीपी और एमपी क्या होता है, जैसे एक सीमांत उत्पाद आपने पढ़ा होगा, कुल उत्पाद पढ़ा होगा, उसके बारे में बताया गया है। जब सीमांत उत्पाद यानी एमपी बढ़ता है तब क्या होता है, टीपी जो है टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। जब एमपी घटता है लेकिन सकारात्मक रहता है तो टीपी घटती दर से बढ़ता है। जब एमपी शून्य होता है तो टीपी उच्चतम होता है, अब जब एमपी ऋणात्मक होता है तो टीपी घटता है। तो ये है अल्पावधि में टीपी तथा एमपी के व्यवहार के बारे में, ये आप पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से दिए हुआ है। ठीक है, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद आपने पढ़ा होगा, वही है ये। 31वें को इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ टीपी एंड एमपी इन द शॉर्ट रन विद अ सूटेबल डायग्राम। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो टीपी जब इंक्रीज होता है एट इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ एमपी इंक्रीजेज, व्हेन एमपी डिक्रीज होता है बट रिमेन्स पॉजिटिव, टीपी इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। TP is highest when MP is 0 and when MP is negative then जो है TP decreases। ठीक है,
तो डिस्क्रीज होता है ये। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा 31 क्वेश्चन। आगे हम आए 32 की तरफ। पूछा गया क्वेश्चन है किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। तो किसी भी वस्तु की पूर्ति होती है तो उसके ऊपर क्या चीजें प्रभाव करती है, जैसे वस्तु की कीमत कितनी है। अगर वस्तु की कीमत कम होगी, अगर आप देखेंगे तो उसे ज्यादा लोग खरीद पाएंगे, पूर्ति ज्यादा होगी। आगतों की कीमतें, उत्पादन की तकनीक क्या है इसके ऊपर निर्भर करती है। फर्मों की संख्या हो गया, फर्मों का उद्देश्य और कर तथा आर्थिक सहायता से संबंधित सरकारी जो नीति रहती है, ये सारी चीजें जो है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। तो ये हो जाएगा आपका 32 क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कोई भी वस्तु है उसको प्रभावित क्या क्या चीज करेगी, उसकी उत्पादन की तकनीक कैसी है, फर्मों की संख्या उसके ऊपर डिपेंड करेगी, वस्तु की कीमत क्या है, कर तथा जो आर्थिक सहायता संबंधित सरकारी नीतियां है वो उसको कैसे प्रभावित कर रही है। तो ये चीजें प्रभावित करती हैं। इंग्लिश मीडियम में देखे डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ द आइटम हो गया, प्राइस ऑफ इनपुट्स हो गया, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फर्म्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्स एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे जो आप इसमें लिखेंगे। सप्लाई ऑफ कमोडिटी को जो है इफेक्ट करता है क्या क्या चीज, तो ये चीजें है आप बता सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी वस्तु की मांग पर निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या करना है। तो किसी वस्तु की मांग पर क्या होता है, दो आपके दे रखे, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके खरीदार की आय में बदलाव होता है और पूरक वस्तु की कीमत में बदलाव होता है। अगर हम देखें इसकी आय में बदलाव जब होगा, एक तो आय में कमी हो सकती है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो दो तरह के हो सकता है। अगर हम देखें दोनों किस तरह के हो सकते हैं, तो इसके खरीदार की आय में बदलाव अगर देखें तो आय में वृद्धि से क्या प्रभाव होंगे, सामान्य वस्तु की मांग सकारात्मक, इसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा, घटिया वस्तु की मांग पर नकारात्मक प्रभाव होगा। तो इसमें क्या है, आय में बदलाव अगर हम देखें जब वृद्धि होती है, वृद्धि के क्या प्रभाव रहते हैं, सामान्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक प्रभाव रहते हैं, लेकिन जो घटिया वस्तु रहती है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। अगर आय में कमी होती है तब क्या रहता है, तो आय में कमी हो तो सामान्य वस्तु की मांग पर क्या है, सकारात्मक प्रभाव बना रहता है, घटिया वस्तु की मांग पर नकारात्मक प्रभाव, दोनों का वर्णन हो सकता है, दोनों का वर्णन करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा आपका आय में कमी के प्रभाव एंड आय में वृद्धि के प्रभाव। एंड दूसरा जो बोला गया था इसमें पूरक वस्तु की कीमत में अगर बदलाव होता है तो आइए इसको भी देख लेते हैं। पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी, पूरक वस्तु की कीमत में कमी से मांग में वृद्धि को उपयुक्त आकृति की सहायता से समझाइए। ये आपको जो है चित्र बना के समझाना था डायग्राम में, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैंने बिना डायग्राम के आपको बताया पूरक वस्तु की कीमत में जब बदलाव होता है तो क्या होता है, पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि से होता है, एंड वस्तु की मांग में कमी पूरक वस्तु की कीमत में कमी की मांग से वृद्धि को होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, बाकी ये आपको आकृति के माध्यम से आपको समझाना था। आगे देखिए इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग चेंजेस ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यहाँ पे चेंज इन द इनकम ऑफ इट्स बायर, इसमें चेंज होता है तब क्या होता है, एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे दे रखा है। तो चेंज इन द इनकम ऑफ इट्स बायर, तो इम्पैक्ट फ्रॉम इंक्रीज इन इनकम रहेगा, तब क्या होगा, तो डिमांड जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर, एंड नेगेटिव कब रहेगा, जब जो है इंफीरियर गुड्स रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव जो है इफेक्ट पड़ेगा। एंड यहाँ पे जब रिड्यूस होता है इनकम, रिड्यूशन इन इनकम रहता है, तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स रहता है, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डिमांड्स ऑफ देयर इंफीरियर गुड्स शुड बी डिस्क्राइब बोथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। बी देखिए चेंज इन द प्राइस ऑफ जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यहाँ पे देखे तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला, आप इसे देख पाएंगे, कुछ इस तरह से इसका आंसर था। आगे की तरफ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। उपयुक्त आरेख की सहायता से निम्नलिखित और उनके निहितार्थ की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे न्यूनतम कीमत और उच्चतम कीमत पूछा गया था, मैंने इसको जो है आंसर में ही ले लिया है डायरेक्ट। ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा, ए करके यहाँ पे पूछा जाएगा एंड बी करके पूछा जाएगा। तो न्यूनतम कीमत पूछा गया था, तो न्यूनतम कीमत क्या होती है, जब बाजार के अंदर न्यूनतम कीमत, जैसे सरकार उत्पादक को
के हितों की रक्षा के लिए जब किसी वस्तु की बाजार कीमत से ज्यादा कीमत निर्धारित करती है तो उसे क्या है, न्यूनतम कीमत का निर्धारण कहा जाता है। ऐसा बाजार में वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यानी क्या बोला गया, किसी वस्तु की बाजार कीमत से ज्यादा कीमत जो है निर्धारित करती है तो उसे क्या है, न्यूनतम कीमत कहा जाता है। एंड यहाँ पे उच्चतम कीमत देखें हम, तो जब आवश्यक वस्तु की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक होती है, यानी कोई वस्तु जो है उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अचानक से कह ले आप, या कोई कारण हो गया जिसकी वजह से, तो सरकार बाजार कीमत कीमत से कम कीमत पर उस वस्तु की उच्चतम कीमत निर्धारित करती है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। ताकि आपको इसे आकृति बनाकर जो है समझाना है, बाकी मैंने आपको बता दिया है न्यूनतम कीमत और उच्चतम कीमत होता क्या है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड देयर जो है इम्प्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पे मिनिमम प्राइस कितना होता है आप समझ सकते हैं, जो मिनिमम कम से कम इतना होगा, एंड हाईएस्ट जो होता है हाईएस्ट प्राइस ये होगा। हाईएस्ट कब बढ़ता है किसी वस्तु का दाम, जब उसकी जो है पूर्ति जो है ज्यादा होने लग जाती है एंड सप्लाई जो है कम होता है, तब जो है इसका प्राइस जो है किसी भी वस्तु का प्राइस हाई हो जाता है। बाकी ये इंग्लिश मीडियम में आप इन्हें पढ़ सकते हैं।